जोहार दोस्तों, आप सभी का आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं या जिस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करने से पहले उस ज्योग्राफी को पढ़ने का नेचर क्या है, हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। बाकी उसको आगे हम लोग पे कैसे उसको रट्टा मानना है या रट्टा नहीं मानना है, ये भी देखना है। तो एक बार इसको जो मेनली हम लोग जो पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक एटलस खरीद लें और एटलस में उस लोकेशन को वहाँ से देखते हुए हम लोग उसको पढ़ेंगे। अगर हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो रिवर सिस्टम में हम लोग सामने एटलस भी रखेंगे, उसको हम मिलाते हुए पढ़ाई करेंगे। तो क्या होगा कि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो जब ऐसे करके हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हम लोग को कोई रट्टा मारने का या ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन से राज्य किधर है, कौन से राज्य किधर है, उस राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, उस राज्य में कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी गुजरती है, उस नदी में कौन कौन सी मतलब झील है, कौन कौन सी लेक है, कौन कौन सा हाइड्रोल पावर है, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे, लेकिन बिना किसी ट्रिक से। और उससे ट्रिक से अच्छा और बेहतर हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और ये कैसे होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एटलस डेली एक बार 5 मिनट 10 मिनट करके देखना है, एटलस देखना है। अगर एटलस नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि गूगल से मैप है उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ उसको लोकेट कीजिए। और इससे भी बेहतर होगा यदि आपने खुद इंडिया का मैप बना लेते हैं और मैप में अपने अनुसार उसको सजाते हैं, क्रमबद्ध तरीके से सजाते हैं कि कौन सी नदी कहाँ निकल रही है, या फिर कौन सा पर्वत कहाँ पर है, या फिर कौन से राज्य किधर है, कौन सा पूर्व राज्य है, कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है। तो ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे जियोग्राफी में, जब एटलस में, तो ये सबसे अच्छा और सबसे क्रिस्टल कॉन्सेप्ट, मतलब एकदम कॉन्सेप्ट पूरा एकदम जो कॉन्सेप्ट है पूरा दिमाग में आ जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु का कोई भी संदेह या कोई भी क्वेश्चन नहीं उठेगा। और इसमें ना तो कोई ट्रिक रहेगी और ना ही कुछ। तो ट्रिक अगर ट्रिक से भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें एक खामी ये है कि अगर हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे तो ट्रिक को याद भी तो रखना होगा, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ट्रिक ये सब से हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे एटलस या मैप का प्रयोग करते हुए जियोग्राफी पढ़ेंगे। और जियोग्राफी कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ये सभी के लिए इजी है। जो जियोग्राफी नहीं भी पढ़ता है उसको भी जियोग्राफी की समझ रहती है। अगर किसी ने घर से कहीं दूर गया तो उनको ये पता चलता है कि घर से किस दिशा में गई है। यहाँ तक कि जानवर क्या, चींटी को भी पता चलता है कि अगर उनका घर उनसे अगर चींटी कहीं जो लाइन है वो लोग का, वहाँ से घर के वो लोग का रहता है, वहाँ से दूर उनको ले जाइएगा तो उसके बाद ही वो अपने आप अपने जहाँ पे स्थल है वहाँ आ जाता है। तो इसका मतलब यही है कि जियोग्राफी की समझ सबको रहती है, बस हम लोग उसको जियोग्राफी के टर्म में हम लोग देखेंगे, कौन सा जगह है क्या है उसको हम लोग समझेंगे। तो इस तरह से हम लोग जियोग्राफी को इजी तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब इजी तरीके से सोच समझ सकते हैं तो हम लोग उसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो वैसे अगर किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखें तो इतिहास के बाद जो ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज रहता है पॉलिटी या फिर जियोग्राफी। तो ये दोनों ही मतलब अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जियोग्राफी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कुछ मतलब उतना याद नहीं रखना होगा कि कब कौन सा हुआ है। तो इसमें सीधा आपको इमेजिनेशन करना है, एटलस को डेली देखते रहना 5 मिनट 10 मिनट। तो इससे क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, इमेजिनेशन भी आएगा। तो इस तरह से सोचने का मतलब तर्क वितर्क भी आ जाएगा। तो जियोग्राफी का मतलब एक्यूरेसी, जो जियोग्राफी में क्वेश्चन रहेगा आंसर देने का लगभग 90+ एक्यूरेसी रहता है जियोग्राफी में। तो इसलिए जियोग्राफी को आराम से इत्मीनान के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए मैप के या एटलस के सहारे हम लोग इसको पढ़ाई करेंगे तो हम लोग के लिए आसानी होगा। और इसमें कोई बोरिंग जैसा नहीं होगा। कोई समझते होंगे कि जियोग्राफी बहुत वास्ट है, कैसे याद रख ले, कैसे कहाँ पे है, तो इससे कुछ नहीं है। हम लोग इसको आराम से करेंगे और मैप और एटलस का प्रयोग करेंगे हम लोग ज़्यादातर।
तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, जो आज हम लोग जियोग्राफी शुरू करेंगे तो जियोग्राफी का जो पहला लेक्चर होगा इंडियन जियोग्राफी का, वो होगा भारत का एक सामान्य परिचय। भारत एक देश है, इसका भौगोलिक अवस्थिति है और इस भौगोलिक अवस्थिति के अंदर अनेक छोटे छोटे राज्य हैं। तो आज सिर्फ हम लोग इनका एक सामान्य परिचय देखेंगे कि कौन से राज्य किधर है, कौन से राज्य उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है या पश्चिम में है, कर्क रेखा कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये सब हम लोग आज चर्चा करेंगे। कौन सा तटीय राज्य है, कौन सा सीमा स्थल है, कौन सा ना तट में है ना ही किसी दूसरे सीमा में है, बल्कि वो देश के अंदर ही है, बाकी राज्यों से घिरा हुआ है। तो ये सब आज हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए हम लोग सीधे लेक्चर के पॉइंट पे आते हैं। तो भारत एक सामान्य परिचय में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत, आखिर इस देश का नाम भारत ही क्यों पड़ा या इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग अगर ऋग्वेद में देखे होंगे तो ऋग्वेद में हम लोग परुष्णी नदी के किनारे 10 युद्ध हुआ था। उस युद्ध में एक साइड था भरत मुनि और बाकी 10 अन्य आर्य अनार्य राजा मिलकर युद्ध हुआ था। उसमें भरत मुनि की विजय होती है। तो यहाँ से भी इसको भरत से भारत का नाम मतलब समझा जाता है। दूसरा ये भी माना जाता है कि जब मतलब वायुपुराण में ऐसा मानते हैं, दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे उनका भी नाम था भरत, तो वहाँ से भी भारत से मतलब भारत नाम पड़ा, ऐसा माना जाता है। और वास्तव में अगर देखा जाए कि भारत जो शब्द है ये सबसे पहले पुराण में ही मिला है। ये तो यहाँ तक चला कि भारत नाम कैसे हुआ। अब आया कि हिंद नाम कैसे हुआ या हिंदुस्तान कैसे हुआ। तो मध्यकाल में जो फारस या जो अरब के जो लोग या इतिहासकार जो लोग आते हैं वो लोग इसको हिंद या हिंदुस्तान कहा। एक्चुअली जो हमारे सिंधु नदी है, अरब भाषा में वो लोग स को ह कहते हैं। तो सिंधु यहाँ ह हो रहा है तो हिंदू हो रहा है, तो या फिर सिंध जो नदी है वो क्या हो रहा है, हिंद हो रहा है। तो सस को वो लोग ह कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो सिंधु नदी था उसको हिंद बोलने लगे और सिंधु में जो लोग रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, ये लोग स ना बोल के पाने के कारण लोग हिंदुस्तान कहें। तो जो हिंदुस्तान या हिंदू जो शब्द आता है ये आता है मध्यकाल के इतिहासकारों के द्वारा, जो फारसी और अरबी के जानकार थे वो लोग के द्वारा हिंदुस्तान और हिंद देश आता है। अब आता है इंडिया का बात कैसे हुआ। तो इंडिया जब यूनानी लोग आए तो यूनानी लोग इसको इंडस कहने लगे, किसको, सिंधु नदी को, और इंडस से फिर वो इंडिया कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से भारत का एक सामान्य परिचय या भारत का जो नामकरण हुआ, हमारे राष्ट्र का जो नामकरण हुआ भारत या हिंदुस्तान या इंडिया, तो इसके बारे में हम लोग एक बार देख लिए। कुछ इस टाइप से इसका मतलब विवरण दिया जाता है। तो अब हम लोग को ये आगे देखना है कि आगे हम लोग ये देखेंगे कि जो भारत का क्षेत्रफल है, ये भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की आकृति कैसी है, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, पूर्व से पश्चिम कितनी है, ये सब भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि भारत का जो एक मैप देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग भी कोशिश कीजिए मैप बनाने का। कुछ इस टाइप से बनाते हैं मैप हम लोग हमारे प्यारे भारत का। इसको थोड़ा इससे ज़्यादा ऊंचा करना है। कुछ इस तरह से भारत का मैप हम लोग बनाते हैं। अब इसमें देखना है कि भारत के मैप में कौन से किधर है। जैसे ये वाला क्षेत्र कौन सा होगा, इधर ये वाला क्षेत्र हम लोग का कौन सा होगा, लद्दाख। फिर इधर से जम्मू कश्मीर होगा। फिर ये हम लोग का उत्तराखंड वाला होगा ये। फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, इस टाइप से हम लोग जो देखेंगे। तो सबसे जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये कौन सा है, ये अरुणाचल प्रदेश होगा। ये वाला अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश इधर होगा, इधर हम लोग का कौन सा होगा, लद्दाख, इधर लद्दाख होगा सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र। इधर जो हम लोग का होगा ये वाला कौन सा होगा, गुजरात, गुजरात होगा ना सबसे पश्चिम में। और सबसे यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, ये हम लोग का है तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो हम लोग सबसे पहले इसका जो चौहद्दी देखेंगे तो सबसे पहले लद्दाख देखें, और सबसे उत्तर में, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, और दक्षिण में तमिलनाडु, और इधर गुजरात। ये तो हुआ मुख्य भूमि। अब इसके साथ इधर कौन कौन सा छोटे छोटे चिंटू पिंटू सिंह जैसे छोटा छोटा क्या है इसका, ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप हुआ। और इधर जो ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार, यही है ना। तो इस तरह से हम लोग भारत को एक बार देख लिए संक्षेप में। इसमें देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो सबसे पूर्वी बिंदु होगा उसको हम लोग बोलते हैं किबिथु। क्या बोलते हैं, पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, दिख रहा है ना, किबिथु होगा, ठीक। अच्छा एक मिनट, ये है सबसे पूर्वी बिंदु, ठीक। उत्तरी में क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु होगा हम लोग का इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु हम लोग का। और सबसे पश्चिम में जो जगह है उसका नाम क्या होगा, जो सबसे पश्चिम में जो जगह है गुजरात का जो कच्छ जिला, इसमें गुहार मोती, गुहार मोती। और जो सबसे जो तमिलनाडु में है वो कौन सा है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और इंदिरा कॉल की बात करें तो इंदिरा कॉल हम लोग का यहाँ पे होगा निकोबार में, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये हम लोग देख ली, इसका जो चारों जो मुख्य जो है मेन बिंदु उसको हम लोग देख लिए। इसका अगर भारत का अगर कुछ क्षेत्रफल को अगर देखा जाए, अभी एक बार भारत के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम लोग राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत का अगर कुल क्षेत्रफल जो है 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको 32,87,263 याद नहीं रखना है, हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है 3287263, जैसे मोबाइल नंबर हम लोग याद रखते हैं उसी तरह से, नहीं तो फिर क्या होगा हम लोग को याद रखने में मुश्किल हो जाएगी। तो ये हो गया। और इतना देख लिए हम लोग, ये पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत है, 2.4% है, पूरे पृथ्वी का 2.4% है एरिया। हम लोग के भारत में कितने प्रतिशत एरिया है पूरे पृथ्वी का, 2.4%। अब इसका अगर हम लोग चौहद्दी देखें तो आकार क्या होगा, आकार एक चतुर्भुजाकार देख रहा है ना, तो ये एक चतुर्भुजाकार देख रहा है, तो ये आकार क्या होगा, आकार इनका होगा चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय हो गया। इसका यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ जो है और उसके बाद यहाँ कन्याकुमारी, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस कितनी है, उत्तर से दक्षिण, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस कितनी है, 3214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट कितनी किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। तो हम लोग लंबाई भी देख लिए।
तो नॉर्थ टू साउथ सबसे ज़्यादा लंबा है, उसके बाद मतलब ईस्ट टू वेस्ट कम है। तो अब भारत की जो साइज है इसका उत्तर से दक्षिण की दिशा में ज़्यादा लंबा है तुलनात्मक रूप से पूर्व से पश्चिम। अब देखते हैं जो तटीय क्षेत्र, जैसे यहाँ से क्या है, इधर वाला यहाँ से और इधर यहाँ तक मान चलते हैं। तो यहाँ से अगर ये वाला जो क्षेत्र अगर हम लोग देखें तो इधर क्या सागर, मतलब इधर हम लोग बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर, इधर हम लोग का अरब सागर और इधर कच्छ कंबत की खाड़ी। तो इस तरह से ये जो क्षेत्र है ये जो जलीय क्षेत्र से टच किया हुआ तटीय क्षेत्र, तो तटीय क्षेत्र का जो तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है, तटीय क्षेत्र की लंबाई है 7,517 किलोमीटर। इसमें इंक्लूडिंग क्या है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, जितने भी द्वीप समूह हैं सब इसमें शामिल है इसी में। लेकिन अगर ओनली इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ सिर्फ 6,000 है। अगर सिर्फ समुद्री तटीय क्षेत्र बोलेगा सिर्फ मुख्य भूमिका, तो मुख्य भूमिका कितना है, मुख्य भूमिका सिर्फ और सिर्फ 6,000 किलोमीटर है। जबकि बाकी अगर उधर देखें हम लोग तो वहाँ पे कितना हो रहा है, टोटल अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये सब द्वीप समूह को मिलाते हैं तो 7,517 किलोमीटर है। तो ऐसा हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, अच्छा इसमें और अक्षांश को भी हम लोग देख लेते हैं। मेन भूमिका जो ये अक्षांश है, ये यहाँ जो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, इनकी जो अक्षांश है उत्तरी, अच्छा ये भारत उत्तरी अक्षांश में है या दक्षिण अक्षांश में है, तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। मान के चलिए अगर ये गोलब है, ठीक, ये गोलब है, ये हम लोग का भूमध्य रेखा है। कौन सा रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग मानते हैं कि पृथ्वी को मतलब 2 भागों में डिवाइड कर रही है। इसके जो ऊपर साइड होगा, कोई भी पेज के ऊपर साइड क्या होता है, नॉर्थ होता है, और इससे भूमध्य रेखा से नीचे साइड क्या होगा, दक्षिण होता है। तो उसी तरह से मतलब भारत की स्थिति अगर हम लोग इधर मैप में देखें हैं तो भारत की स्थिति कुछ इस टाइप से यहाँ पे होगी ना। तो ये भारत की स्थिति किधर है, मैप में अगर देखें हैं, मैप में अगर ये वाला जो क्षेत्र देखें, भारत तो ये है ना, तो भारत की स्थिति हम लोग किधर मानेंगे। एक तो पहली बात है कि ये नॉर्थ में है, और नॉर्थ में भी क्या इस कोने में आ रहे तो नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं हम लोग। पृथ्वी की तुलना में ये किस में है, नॉर्थ ईस्ट साइड में है या फिर नॉर्थ अक्षांश में है। तो हम लोग का जो भी अक्षांश होगा यह क्या होगा, वो नॉर्थ में होगा। समझ में आ गया। दूसरी बात है अगर इसको हम लोग इधर से मेन लाइन मानते हैं तो इसके इधर जो होगा ये ईस्ट होता है, तो ईस्ट में होगा। तो देशांतर क्या होगा, देशांतर इसमें ईस्ट होगा, और अक्षांश क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि जो अक्षांश है, यहीं पे लिखते हैं, जो अक्षांश है अक्षांश कितना से कितना है भारत का, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री और कितना 6 मिनट। एक ऊपर साइड है तो क्या होगा, नॉर्थ होगा ना। हम लोग कहाँ हैं, हम लोग ऊपर साइड है ना। इस जो ये जो सीमा रेखा है जो हम लोग भूमध्य रेखा बोल रहे हैं, इसको ऊपर में है, ऊपर है मतलब ऊपर साइड क्या होता है, कोई भी पेज का नॉर्थ होता है। तो हम लोग कहाँ पे हैं, नॉर्थ में है, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्थ लिख दिए, ठीक। तो ये मुख्य भूमिका है। तो जो 8.4 डिग्री जो है, 8 पॉइंट वो कहाँ पे है, तमिलनाडु के यहाँ पे है। यहाँ वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे नॉर्थ जो अक्षांश है 37.6। तो ये समझ में आ गया कि अक्षांश किसको बोलेंगे और नॉर्थ क्यों बोलेंगे, ये भी समझ में आ गया। अब देशांतर देखते हैं, क्या देखना है, देशांतर।
देशांतर में हम लोग उसके पहले क्या देखें, सबसे जो इसके जो इधर होगा राइट साइड होगा वो क्या है, ईस्ट है। तो देशांतर में सबसे पहले बात हम लोग को देखना है ईस्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि देशांतर में वेस्ट लिखा रहेगा W, तो सब तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो देशांतर का ईस्ट में कौन सा होगा, कहाँ से कहाँ है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री दिख रहा है ना, 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, सो देशांतर तो ये क्या है कि हम लोग एक जो भारत का जो मैप है, भारत का जो लोकेशन है, जो अवस्थिति है, उसको ग्लोब मतलब पृथ्वी के जो संदर्भ में कहाँ है उसको हम लोग देखें। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखें कि पूर्व में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा राज्य है, उत्तर में कौन सा राज्य है और दक्षिण में कौन सा राज्य है, और दोनों में जो डिस्टेंस है उसको भी हम लोग देखें। तो हम लोग अब तक ये देखें, अब हम लोग ये देखेंगे कि भारत का जो राज्य है वो किधर कौन कौन से राज्य अवस्थित है, उसको एक बार हम लोग संक्षेप में देखते हैं। तो हम लोग मैप में देखने का कोशिश करते हैं। तो जो ये वाला क्षेत्र है ये कौन सा है, ये हम लोग का पहले जम्मू और कश्मीर था, अब अलग हो के इधर जम्मू कश्मीर आ गया और इधर लद्दाख आ गया। तो सबसे ऊपर में हम लोग का क्या होगा, लद्दाख और फिर जम्मू कश्मीर। उसके जस्ट नीचे ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ना, तो ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला। तो ये हम लोग हिमाचल प्रदेश देख लिए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लेफ्ट साइड में कौन सा है, पंजाब। आप लोग भी मैप में देखने की कोशिश किए, क्या है, पंजाब। और पंजाब किस किस से टच कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और इधर होगा तो पाकिस्तान। और पंजाब के साउथ में कौन सा है, हरियाणा। ये हरियाणा है, और हरियाणा के अंदर कौन सा है, दिल्ली, जो देश की राजधानी है। तो ये हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब लोकेशन देख लिए। तो अगर बोलेगी कि राजधानी जो दिल्ली है, इनकी सीमा रेखा में कौन कौन से राज्य है, तो इधर हरियाणा है और इधर उत्तर प्रदेश ये वाला। लेकिन उत्तर प्रदेश के ये वाला क्षेत्र जो 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ, ये कौन सा क्षेत्र है, ये उत्तराखंड। तो उत्तराखंड इधर हो गया, ये दिख रहा है ना उत्तराखंड, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अब हम लोग उत्तराखंड के नीचे जाएंगे तो कौन सा आएगा, ये उत्तर प्रदेश। ये वाला झांसी वाला क्षेत्र है जो अंदर तक घुसा है मध्य प्रदेश तक, और इधर से ये जो बाउंड्री बना रहा है ये कौन सा क्षेत्र है, ये हम लोग का उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का हम लोग देख लिए लोकेशन। क्वेश्चन में पूछता है कि उत्तर प्रदेश के चारों ओर मतलब कौन कौन से राज्य इसको सीमा रेखा को टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में पूछता है, तो इसको याद रखना है। तो ये हम लोग को देखना है, याद रखना है मतलब बार बार हम लोग को एटलास में देखना है, वो अपने आप याद हो जाएगा, अलग से रट्टा नहीं मानना है। तो ये होगा उत्तर प्रदेश। फिर इधर से आ रहे हैं तो कौन सा ये हम लोग का बिहार है। कौन सा है ये, बिहार। देखिए यहाँ तक, और बिहार के ऊपर में कौन सा है, नेपाल। ऊपर बिहार के ऊपर नहीं, बिहार के उत्तर में कौन सा है, नेपाल। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश, बिहार के दक्षिण में झारखंड, और बिहार के इधर पूर्व वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये हम लोग का पश्चिमी बंगाल है। डाउट नहीं होना है, और यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र है, जो राज्य है, वो उसकी सीमा रेखा बिहार से टच करती है कि नहीं, या सिक्किम से टच करती है कि नहीं, या असम से। तो ये जो पश्चिम बंगाल का जो ये वाला क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, ये देखिए यहाँ से टच कर रहा है। पश्चिम बंगाल का जो ये क्षेत्र है, ये हम लोग का झारखंड के साथ साथ बांग्लादेश के साथ साथ यहाँ आ रहा है। तो क्या ये असम है, असम को टच कर रहा है, फिर ये भूटान को भी टच कर रहा है, फिर इस तरह से यहाँ तक आ रहा है। ऊपर में कौन है, सिक्किम को भी टच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ये पश्चिम बंगाल है, ये बांग्लादेश और भूटान, साथ ही साथ इधर नेपाल को भी टच कर रहा है। तो जो पश्चिम बंगाल है वो 3 देशों को टच कर रहा है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। इतना दूर हम लोग देख लिए। क्वेश्चन पूछता है इसलिए इसको अच्छा से देखना है हम लोग को, जो बाउंड्री है कहाँ कहाँ टच कर रहा है।
इसके बाद हम लोग ये क्षेत्र में जाएंगे, ये कौन सा है, ये असम का क्षेत्र है। असम का क्षेत्र लगभग वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे और अन्य राज्य हैं उनसे टच करता है असम। तो ये है असम का क्षेत्र, दिख रहा है ना। असम का राजधानी दिसपुर। एग्जाम में कभी कभी मतलब राजधानी भी मिलान करने के लिए देता है कि किसकी राजधानी कहाँ है, तो उसको देखना है। तो ये असम है। असम मैंने क्या बोला कि असम जो है ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी बाकी राज्य सबको टच कर रहा है। तो इधर से जो ऊपर से टच कर रहा है उत्तर साइड में, वो कौन है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश को की क्या विशेषता है कि ये भारत की सबसे पूर्वी जो बिंदु है किबिथु, वो यहीं पे है। उसके बाद नागालैंड को टच कर रहा है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। फिर नागालैंड के फिर दक्षिण में जाकर मणिपुर को टच कर रहा है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और इसके बाद फिर मिजोरम को भी टच कर रही है, कौन, असम, और मिजोरम की राजधानी एजोल। और उसके बाद फिर त्रिपुरा को भी टच कर रही है। ये हुआ ना। तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट को देख लिए, कितने इस यहाँ पे राज्य है, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6 और असम 1 7। तो इसलिए इसको 7 सिस्टर भी बोला जाता है। ये जो सातों जो यहाँ पर जो सातों जो ये है राज्य, इसको क्या बोला जाता है, 7 सिस्टर, SCVN 7 सिस्टर। 7 सिस्टर समझ में आ गया किसको कहा जाता है और इसमें कौन कौन सी है। तो इसको याद रखने का एक ही तरीका है, मतलब दिमाग में लाने का, कि असम को पहले समझ लीजिए। असम के चारों और बाकी 6 जो राज्य है वो टच करते हैं। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है, फिर नागालैंड टच कर रहा है, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा और फिर मेघालय। तो ये सब क्या है, मतलब जो असम के चारों ओर जो टच कर रहे हो है, साथ ही साथ ये 7 सिस्टर भी है, और इसको नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। और एक हम लोग को देखना है कि असम तो 6 राज्यों से टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल को भी तो कर रहा है, इसका जो सीमा रेखा यहाँ टच कर रहा है, तो पश्चिम बंगाल को भी कर रहा है असम। तो इतना भारतीय राज्यों को कर रहा है। इसके साथ 2 विदेशी राज्य, एक भूटान को और एक कौन सा इधर, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भूटान को भी असम टच कर रहा है। तो इधर वाला हम लोग देख लिए 7 सिस्टर। अब सिक्किम को देखते हैं हम लोग। सिक्किम ये वाला क्षेत्र है ना, सिक्किम ये वाला क्षेत्र है। तो सिक्किम का दक्षिण में कौन सा है, वेस्ट बंगाल। ये है ना सिलीगुड़ी वाला क्षेत्र, दार्जिलिंग, ये सिलीगुड़ी और ये दार्जिलिंग वाला है। इधर जो पूर्व साइड में भूटान है, पश्चिम साइड में नेपाल और उत्तर में चीन। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसके तीनों साइड क्या है, 3 देश है, भूटान, चीन और नेपाल। और एक साइड कौन सा है, एक साइड हम लोग का वेस्ट बंगाल है, सिक्किम का देखिए। उसी तरह से त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसके 3 साइड किसी एक ही देश से मतलब घिरा हुआ है, इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो त्रिपुरा जो क्षेत्र है ये वाला दिख रहा है ना, त्रिपुरा जो ये क्षेत्र है ये बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है। इधर छोड़कर, पूर्वी साइड को छोड़कर, दक्षिण में घिरा है, पश्चिम में घिरा है और उत्तर में भी घिरा है त्रिपुरा। लेकिन त्रिपुरा का जो पश्चिमी साइड, पूर्वी साइड जो है वो भारतीय राज्यों से घिरा है, जबकि बाकी तीनों साइड बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ से ये सब हम लोग देख लिए, ये वाला क्षेत्र पूरा देख लिए ना। हम लोग एक क्रम रूप से इधर से गए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। फिर हम लोग वेस्ट बंगाल गए, फिर असम को देखिए, असम के साथ हम लोग अरुणाचल प्रदेश देखिए, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय और फिर सिक्किम। अब हम लोग वेस्ट बंगाल के अगर हम लोग पश्चिम में जाएं तो एक छोटा सा राज्य है, वो है हम लोग का झारखंड, अपना झारखंड है। और इनके स्थापना कब हुई है, 15 नवंबर 2000 को। तो ये झारखंड देख लिए। झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल, झारखंड के उत्तर में बिहार, झारखंड के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र आ रहा है, ये जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है दिख रहा है ना, ये ओडिशा है। कौन सा है, ये ओडिशा है, दक्षिण वाला क्षेत्र। झारखंड के दक्षिण में कौन सा है, ओडिशा है। और झारखंड के ओडिशा हो गया ना, देख लीजिए ओडिशा झारखंड के दक्षिण में है। झारखंड के पश्चिम में क्या है,
छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। ये झारखंड के पश्चिम में है छत्तीसगढ़, ठीक। छत्तीसगढ़ के फिर अगर हम लोग पश्चिम में जाएंगे तो मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से 1 नवंबर। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, उत्तराखंड किससे अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश से। और 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड किससे अलग हुआ है? बिहार से। मध्य प्रदेश का हम लोग देख लिए, मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में महाराष्ट्र होगा। कौन सा है? पश्चिम में ये महाराष्ट्र है, दिख रहा है ना। और मध्य प्रदेश के पश्चिम में क्या है? सॉरी, दक्षिण में महाराष्ट्र है मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात, ये वाला क्षेत्र, ये गुजरात है। और मध्य प्रदेश के उत्तर या उत्तर पश्चिम जो बोलेंगे वो क्या है? राजस्थान। तो इस तरह से हम लोग नॉर्थ इंडिया का लगभग सभी राज्य के बारे में चर्चा कर लिए। ये गुजरात वाला क्षेत्र है। तो यहाँ तक किसी को डाउट? तो इस तरह से हम लोग को याद रखना है कि कौन सा जिला कहाँ, सॉरी कौन सा राज्य कहाँ पे है। इसमें सबसे अगर ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है कितने राज्यों से होकर, मतलब कितने राज्यों से मिलती है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा। तो देखिए, उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार जो 8 है। तो टोटल उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से कर रही है? 8 राज्यों से। तो ये भारत की सर्वाधिक सीमा रेखा को टच करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों को? 8, और एक केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। तो इस तरह से हम लोग देख लिए ये सब लोकेशन। अब हम लोग साउथ इंडिया में जो है उसको देखेंगे। महाराष्ट्र वाला दिख रहा है ना। तो महाराष्ट्र के ये वाला क्षेत्र देखते हैं। महाराष्ट्र का ये क्षेत्र है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई ना। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, ठीक। और एक इधर है गुजरात के दक्षिण में, मध्य प्रदेश के दक्षिण में। उसके बाद फिर 2014 में एक नया राज्य उभर कर आता है, वो है तेलंगाना। तेलंगाना ये वाला है, दिख रहा है। तेलंगाना की राजधानी अभी हैदराबाद है, दिख रहा है ना तेलंगाना। और तेलंगाना किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश। और आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत का वो प्रथम राज्य कौन सा है जो भाषा के आधार पर स्थापना हुआ है? कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहले स्थापना हुआ है? कमेंट में बताना है। तो ये हम लोग देख लिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश किधर है? इस साइड है। इधर से आंध्र प्रदेश से अगर हम लोग पश्चिम में जाते हैं तो हम लोग को कौन सा मिलता है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। तो कर्नाटक देख लिए। इधर कौन से छोटा सा एक जगह, ये क्या नाम है इसका? गोवा, देख लिए। उसके बाद कर्नाटक के नीचे जाएंगे तो एक छोटा सा पतला सा एक राज्य देखने को मिलेगा। ये हम लोग का केरल है। कौन सा है? केरल। और केरल के जो पूर्व में है वो कौन सा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु वाला ही देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में आ रहा है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सबसे दक्षिण होगा, गुजरात सबसे पश्चिम, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व और लद्दाख सबसे उत्तर होगा। अब अगर हम लोग तमिलनाडु को देखते हैं तो तमिलनाडु में तीनों सागर, तीनों महासागर, जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों का पानी कहाँ टच कर रहा है? तमिलनाडु में। तो हम लोग क्या किए, एक मतलब लोकेशन को देख लिए और ये लोकेशन दिमाग में बार बार आएगा। इसके लिए कोई रट्टा नहीं मानना है कि कौन सा किधर है। इसको इमेज को आप डेली एक बार सोने से पहले एक बार देख लीजिए, तो ये क्या होगा, बार बार रिमाइंड आ जाएगा। तो फिर हम लोग को बाकी जो जियोग्राफी पढ़ने में आसानी होगी। अब हम लोग और एक चीज़ में देखते हैं कि कितने राज्य है जो समुंदर से सटा हुआ है। तो यहाँ तक और इधर यहीं से समुंदर शुरू हो रहा है ना। तो समुंदर से मिलने वाले या समुंदर में जो राज्य है समुंदर से सटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जलीय या तटीय राज्य बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का कौन सा होगा? ये एक होगा बंगाल, पश्चिम बंगाल होगा ना। ये भी तो टच कर रहा है ना ये बंगाल की खाड़ी को। एक हुआ ओडिशा, 2
तेलंगाना कर रहे क्या? नहीं, तेलंगाना नहीं कर रहे, आंध्र प्रदेश कर रहे। तो तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरल, 5 कर्नाटक, 6 गोवा, 7 महाराष्ट्र, 8 गुजरात, 9। तो 9 क्या है? 9 जो राज्य है, 9 राज्य जो 9 राज्य है वो किसको टच कर रहे? तटीय राज्य कितना है? 9। तटीय राज्य कितना है? 9 ही हुआ ना। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, 9 हो गया। और ये सब की मतलब डिस्टेंस कितना है? सब मिला के 6000 ना, जैसे हम लोग पहले चर्चा किए हैं। तो हम लोग तटीय राज्य के बारे में देख लिए। तटीय राज्य कितना है? 9 है। अब देखना है कि कर्क रेखा कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो होगा तो अभी हम लोग जो कर्क रेखा जो ये लाइन है इसको हम लोग को देखना है ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजर रही है। तो हम लोग को याद नहीं रखना है कि कौन कौन सा राज्य है। हम लोग इसको देखिए ना, 2-3 बार देखिए, आराम से याद रहेगा कितने राज्य है। इसको हम लोग गिन के करेंगे। इधर से शुरू करते हैं। तो मिजोरम एक हुआ, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर ये राजस्थान का छोटा सा एक ले रहे हैं यहाँ पे, राजस्थान, फिर गुजरात। तो कितना राज्य हुआ? मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, वेस्ट बंगाल 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7 और गुजरात 8। तो ये क्या है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब 23.5 ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा बोला जाता है। 23.5 साउथ होगा तो उसको मकर रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा में 8 राज्य है, 8 मिजोरम, त्रिपुरा। मिजोरम को अच्छा से याद रखना है क्योंकि मिजोरम और मणिपुर दोनों आमने सामने है, तो कभी कन्फ्यूजन हो सकता है कि मणिपुर है या मिजोरम। तो उसको याद रखना है मिजोरम है, ठीक। मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इतने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने टोटल राज्य हो रहा है? 8 स्टेट। ये आ गया। अब देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है वो हम लोग का मिर्ज़ापुर, मतलब कुछ स्रोतों में नैनी बताता है, ये इस साइड के आसपास है जहाँ पे है। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ये कौन सा रेखा है, पहले उसको लिखते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, STANDARD, स्टैंडर्ड मेरिडियन, MERIDIAN। कितने राज्यों से? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। टोटल कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? कुछ छूट रहा है क्या? 1 2 3 4, 1 मिनट। अच्छा, ये और थोड़ा इधर होगा तो मतलब क्या होगा? मध्य प्रदेश भी आएगा, ठीक। इस टाइप से मान के चलिए, ठीक। ये वाला मान के चलिए रेखा है। तो कौन कौन सा आ रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी एमपी, फिर सीजी मतलब छत्तीसगढ़, और फिर ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश। तो टोटल कितना है? 5 स्टेट। 5 स्टेट से स्टैंडर्ड मेरिटाइम गुजरती है। इसका मतलब है कि जो हमारा जितना भी टाइम होता है, जो एग्जैक्ट टाइम जो है पूरे भारत का एग्जैक्ट टाइम यहीं जो नैनी है मिर्ज़ापुर में, यहीं से मतलब किया जाता है। एग्जैक्ट टाइम अगर अभी 4 बज रही या 5 बज रहे तो उसका एग्जैक्ट टाइम मिर्ज़ापुर का है, ना कि बाकी भारत का इन 9 क्षेत्रों का। तो इस क्षेत्र में जो है उसका एग्जैक्ट टाइम है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के बारे में सामान्य परिचय पढ़े, उसके साथ भारत का जो लोकेशन है किधर है, भारत का लोकेशन
पृथ्वी के संदर्भ में देखें और राज्यों का लोकेशन हम लोग भारत के संदर्भ में देखें। साथ ही साथ हम लोग कर्क रेखा को भी देखें और स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो लाइन है उसको भी देखें। तो इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।